भारत का संविधान दलितों और मुसलमानों के लिए सबसे जल्दी बदलने का जो षड्यंत्र हो रहा है वो बीजेपी कर रही है, क्योंकि बीजेपी के सांसद ने स्वयं कहा है कि हमको 400 सीटें चाहिए क्योंकि हमें संविधान बदलना है। थेतराई करने पे आमादा है, इसी थेतराई के चलते 44 पर आ गए। अब करे बाबा साहब का संविधान, अरे संविधान तो जहां है वहीं रहेगा भैया। जब आप नहीं थे तो संविधान नहीं था, तब भी था, और हम आप नहीं रहेंगे तब भी संविधान। आजम खान भी कह रहे हम संविधान बचा रहे हैं, एक मुश्किल हो, और शिवपाल जी भी कह रहे हम संविधान बचाने आए हैं जेल। संविधान ना हो गया ननकू की बकरी होगी। इंदिरा जी के समय में एक जज साहब थे, आशीष जी आप सुन लो, वो सोमवार को जज रहते थे, मंगल को कांग्रेस के राज्यसभा में मेंबर हो जाते थे, बुधवार को फिर सुप्रीम कोर्ट में जज हो जाते थे, और फिर शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी के नेता हो जाते थे, भगवान का नाम लेके। उनका डिटेल भेजो। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी का डिबेट वीडियो लेके आ चुका हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय अखिलेश यादव वर्सेस आजम खान चल रहा है। वहीं आज की डिबेट में जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता विकास श्रीवास्तव हैं वो बोल रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव जीत जाती है तो वो संविधान को बदल देगी, संविधान को ख़त्म कर देगी, और दलितों और मुसलमानों के लिए जो है उनके लिए खतरा है। दोस्तों, इस बात पे अमिताभ अग्निहोत्री जी ने उनको तर्कों पे जो है इंदिरा गांधी के समय की याद दिलाई, और डिबेट आज की जो है जोरदार और धमाकेदार होने जा रही है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। विकास जी, एक बेहतर स्थिति ये होती कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया जी, खड़गे जी की रैली हो रही होती उत्तर प्रदेश में, लगता जहां, क्योंकि अजय राय की इससे तो वो मैनेजर हो सकते हैं उत्तर प्रदेश की व्यवस्थाओं के। ऐसा तो नहीं अजय राय कोई ऐसे करके वोट कैचर है। अभी वहां यही तय नहीं हो रहा कि गांधी परिवार चुनाव में इन करेगा कि आउट ही रहेगा। नहीं, आज मैं प्रमोद तिवारी को सुन रहा था, वो कह रहे थे भाई ये देखिए तो गांधी परिवार का इलाका है, रायबरेली अमेठी, वही फैसला करेंगे, वही सबको मान्य होगा। अभी तक बात वहीं अटकी है। प्रचार तो छोड़ दो, अभी तो यही तय नहीं कि पार्टी के सबसे बड़ा फर्स्ट फैमिली इन करेगी यूपी में या आउट रहेगी यूपी से। विकास जी, ये कुछ हैरानी वाली बात नहीं लगती आपको, जबकि दूसरे चरण का नॉमिनेशन शुरू हो चुका, इलेक्शन प्रोसेस आगे बढ़ रहा है। देखिए, गांधी परिवार इस देश में उसी तरीके से माननीय और सम्माननीय है जैसे संघ परिवार है। इस दो ही धारा है, एक गांधी परिवार, एक संघ परिवार। नफरत, विघटन, बंटवारे की राजनीति करने वाले संघ परिवार से अगर कोई निजात दिला सकता है तो देश की एकता अखंडता के लिए शहादत देने वाला गांधी परिवार है। रहा सवाल व्यक्तिपरक राजनीति का, तो गांधी परिवार में और कांग्रेस में एक चीज पूरी तरह कॉमन है कि हम विचारों की लड़ाई लड़ने आए हैं। और ये जो ट्रैप बीजेपी के लोग बनाते हैं, आरएसएस का जो ट्रैप होता है कि किसी एक सीट में, पहले तो ये हल्ला मचता था कि अमेठी रायबरेली से ऊपर नहीं सोच रहे हैं, और आप जब साउथ से बढ़त बढ़ाते हुए चले आ रहे हैं, और वो बीजेपी जिसकी प्रचंड बहुमत की सरकार है मौजूदा समय में, वो भी 10 वर्षों से है, वो अपने 110 चुने हुए सांसदों का टिकट बदल दे रही है। मोदी जी मणिपुर में कैंडिडेट नहीं खड़ा कर पा रहे हैं। 12 राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी का कैंडिडेट और खाता तक नहीं है, कमर का फूल का वहां फुल्की तक नहीं मिल रही है। और आरएसएस बीजेपी के लोग पानी पी पी कर कांग्रेस की क्या होगा क्या होगा क्या होगा उसमें परेशान है। ये देश जो है एकता अखंडता के लिए शहीद होने वालों का देश है। इस देश में बहुत हो गया नफरत का एजेंडा, ठीक है, मोहब्बत की दुकान चलेगी। ठीक है, ठीक है, मैं उसको समराइज कर देता हूं। ठीक है, ये जरूरी है, ठीक है, कि मोदी का हाथना जरूरी है। विकास समराइज कर देते हैं, मोहब्बत की दुकान खुलनी चाहिए, समराइज कर दिया उसको, बिल्कुल वन लाइन दे दिया। एक मिनट रुक जाओ भाई, आगे बात, अब थोड़ा धैर्य रखो। गांधी परिवार भी गजब करता है। मैं विकास की आलोचना नहीं कर रहा, ये तो कार्य करता है। जिस परिवार में ये नारा चल गया कि इंदिरा ही भारत है, भारत ही इंदिरा है, वो कांग्रेस कह रही है कि हम व्यक्तिपरक राजनीति नहीं करते, हम विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं। गजब करते हो भाई। इंदिरा गांधी का नाम विचारधारा था, और अभी विकास है मेरे साथ में, जब मौका मिले तब बोलेंगे, अभी नहीं। नो, और ये बात विकास ने नहीं कही थी, ये तो सामान्य कार्यकर्ता है। ये बात किसने कही थी? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, कोई चिंटू पिंटू नहीं, वक्ता प्रवक्ता छोड़ो, प्रमोद तिवारी भी नहीं, मखीलाल पोद्दार भी नहीं, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। उसने पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन में यह घोषणा की थी। इससे बड़ा कोई मंच होता है क्या? इससे बड़ा कोई कंठ होता है क्या पार्टी में? उसने कहा था इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। वो कांग्रेस के लिए हम धारा की राजनीति करते हैं, विचार की राजनीति करते हैं, साइकोफेंसी के खिलाफ है। अच्छी बात है आपका ये स्टेटमेंट में, इसमें प्रतिवाद क्यों पूरी जनता को तय करना है? आशीष चतुर्वेदी, आप दोनों के पट्टे पर्चा दाखिल कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि चुनाव से पहले लड़ाई आजम खान वर्सेस अखिलेश यादव हो रही है। ये मैंने कह रहा हूं, जाके पूछ लीजिए मुरादाबाद में कार रोक के और रामपुर में, यही बात सब दोहराएंगे। आशीष जी, ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई दोस्त? निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है, अगर हमें उससे लड़ना था तो हमें अपने जो प्रत्याशी हैं उनको बहुत पहले ही जो है सुनिश्चित कर लेना चाहिए था, उनको समय देना चाहिए था। क्योंकि मैं खुद चुनाव एक बार लड़ चुका हूँ समाजवादी पार्टी से, और जितने आखिरी वक्त पे टिकट दिया जाता है और बताया जाता है, तो उसके बाद प्रत्याशी के पास उतना समय नहीं रह जाता है कि वो जनता के बीच अपनी पैठ बना सके और चुनाव को पूरी तरीके से समझ सके। तो मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से आने वाले समय में कहीं ना कहीं ये नुकसान करने वाली है।
और जैसा कि आपने कहा कि इससे कहीं ना कहीं पार्टी की छवि, पार्टी के कार्यकर्ता का मनोबल दोनों प्रभावित हो रहा है। और इस पे भी अगर गंभीरता से विचार नहीं किया गया कि टिकट जो है केवल एक ही बार आप फाइनल करिए, देर से ही भले कर लीजिए, लेकिन एक बार फाइनल करके नहीं। उसको अगर आप बदलें। आशीष भाई, मेरा एक बेसिक सवाल, उसमें इंटरेस्ट नहीं हुआ इस सवाल में। मनरेगा में नौकरी करनी है नेता को? नहीं। स्कूल में टीचर है? नहीं। क्या दुकान खोलनी जाना है, सुबह शाम तक गल्ले बैठना? नहीं। केवल नहाना धोना है और फिर बैठ जाना है कपड़े पहन के? क्या 5 साल यही रूटीन है? फिर आदमी भी तो नहीं हो पाता। आपके टिप्स पर नहीं होना चाहिए 80 जिले में 80 कॉन्स्टिट्यूंसी में 80 लोग नहीं होने चाहिए? ये दुविधा क्यों? ये सिक्का क्यों उछाल रहे हो आप? फिर 5 साल क्या किया आशीष जी? ये एक बहुत ही मैं कहता हूँ दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हमारे लिए बनी हुई है। और अब इस पे कहीं ना कहीं जो हो रहा है वो पार्टी के हित में तो नहीं हो रहा है। इसको कहने और इसको मानने में मुझे कोई परहेज नहीं है कि जो ये चल रहा है, जिस तरीके से चल रहा है, ये ठीक नहीं है। इस पे कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान हो रहा है। और बिल्कुल ठीक बात कही और सच्ची बात कही। पार्टी के हर वफादार नेता को, कार्यकर्ता को यही कहना चाहिए, झूठी वाहवाही से कुछ हासिल नहीं होता। 4 तारीख को रिजल्ट भी आएगा ना, भाग के कहां जाएंगे भाई? शुतुरमुर्ग बनने से लाभ नहीं। विकास बाबू, वही प्रश्न कि भाई पान जो सत्ता में है उसके पास चलो एक काम है, दफ्तर में भी टाइम देना है। जो विपक्ष में है उसके पास तो जनता से संपर्क, जनता के मुद्दों को उठाना और पार्टी के लीडर कौन लोग किस इलाके में अच्छे हैं जिनको लड़ाया जा सकता है, उनकी शॉर्ट लिस्टिंग का काम करना 5 साल। मुझे समझ में यही मुख्य काम होता है। ऐसा तो नहीं अंतिम समय में ढूंढने जा रहे हैं, बोले यार देखो टार्च लाओ, कोई अच्छा लड़का मिल जाए लड़ा दें। ऐसा तो नहीं होता होगा। देखिए अमिताभ जी, कांग्रेस और सपा का गठबंधन हुआ है। इसके अलावा हमारे साथ और भी छोटे 2-3 दल हैं। 80 सीटें केवल अगर बात किया जाए उत्तर प्रदेश में, तो ये तो बेईमानी होगी कि सच्चता से दर्शकों को गुमराह किया जाए। अभी तक वीके सिंह का टिकट, अभी ये बाराबंकी के रावत जी का टिकट, करीब 110 टिकट ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने अभी 10 से 12 दिन के अंदर लिस्ट निकाली। 10-15 दिन, 12 दिन हो रहे होंगे, सब बदल दिए। लोगों को ठहरे हैं और जिसमें कलेजा होता है। और ये सब एक बात और सीरियसली कहते हैं कि ये लोकसभा चुनाव मैसेज का चुनाव होता है। इस चुनाव में कोई कितना भी गोल गोल घुमाए जलेबी की, एक चीज एकदम स्पष्ट है कि भारत का संविधान दलितों और मुसलमानों के लिए सबसे जल्दी बदलने का जो षड्यंत्र हो रहा है वो बीजेपी कर रही है। क्योंकि बीजेपी के सांसद ने स्वयं कहा है कि हमको 400 सीटें चाहिए क्योंकि हमें संविधान बदलना है। और इसमें सबसे ज्यादा खतरा ब्राह्मण ठाकुर लाला बनिया को नहीं है, उसका लोकतंत्र और जरूर कमजोर होगा, पर सबसे ज्यादा अति पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों के लिए ये संविधान, बाबा साहब के संविधान को जलाने का जो षड्यंत्र हो रहा है, इसमें जो लोग चुपचाप होकर खड़े हो रहे हैं, इस पर उन पर जरूर प्रश्न खड़ा होगा। इतने डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाबा साहब का संविधान का मसला है महत्वपूर्ण। ठीक बात, ठीक है, आपका मतलब कर दिया। बाबा साहब के संविधान के बचाने के लिए कांग्रेस लड़ रही है, यही कह रहे हैं ना? दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, बाबा साहब का संविधान, यही ना? अरे बात तो पूरी जनता थी, अकेले कांग्रेस नहीं लड़ती। जितने लोग 70% जनता मोदी के खिलाफ है, ठीक है, बहुमत है, और कहीं आपको दिख नहीं रहा है कि पूरे देश में भाजपा है। ठीक है, इसके बाकी 70% जनता। ठीक है विकास बाबू, अब रुकना होगा। एक फर्जी नैरेटिव, ठीक है विकास बाबू, ठीक है, अच्छी बात कही आपने। एक को डिसऑन करके चल रहे हैं, ये मान के चल रहे हैं बीजेपी 0 है, जो हम तय करते हैं वो इस देश में तय हो। ठीक, और जो होगा अब रुक जाइए, अब क्या बात रोक दीजिए, नहीं अब रुक जाइए, 4 बार आपसे रुक जाइए तो रुक जाइए। एक फर्जी नैरेटिव चलता है इस देश में, उसका भी आज पोस्टमार्टम करिए दूं प्रशांत पटेल, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा खिन्नता होती फर्जी नैरेटिव चले, कोई चलाए। हमेशा के लिए फर्जी नैरेटिव को ध्वस्त कर देता हूं कि 70% मोदी के खिलाफ, कोई विद्वान आता कहता 65%, कोई कहता 75%, हम कह रहे 90% खिलाफ मोदी के। ठीक, अब बीच में नहीं ना, ये तो मैं कभी अनुमति नहीं देता। आपको बोलने का जब था तो निर्विवाद सब सुन रहे थे, ये अनुमति नहीं, ये कोऑर्डिनेशन कमेटी में करना भैया, सपा के साथ, मेरे साथ नहीं। वहां ये कटाजुजी करो, मेरे साथ नहीं महाराज, मेरे ऊपर क्या करो। मनमोहन सिंह की सरकार जब बनी तो 29% वोट पे बनी थी, तो उनके खिलाफ 71% थे, तो आपने कुर्सी छोड़ दी थी। कहां फर्जी लेके घूम रहे हो यार, कुछ तो समझ रखो। समझ ही नहीं। मुझे बता दे खड़गे जी कि इस देश में कितनी सरकारें 51% पर बनी, कितनी बार बता दो ना भैया। क्या संविधान में ये लिखा है? गजब थेतराई करने पे आमादा है। इसी थेतराई के चलते 44 पर आ गए। अब कह रहे बाबा साहब का संविधान। अरे संविधान तो जहां है वहीं रहेगा भैया। जब आप नहीं थे तो संविधान नहीं था, तब भी था, और हम आप नहीं रहेंगे तब भी संविधान रहेगा। एक बात और आई, वो भी प्रचार बड़ा है कि बाबा साहब का संविधान में, कहता हूं कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो बाबा साहब का संविधान बदल लेंगे। क्या कांग्रेस एक नैरेटिव चला रही है अनंत हेगड़े के बयान का। आशीष चतुर्वेदी सुन लीजिएगा, ये न पढ़ने के कारण ये विसंगतियां पैदा होती हैं। क्या तर्क के लिए लगातार अपडेट रहना होता है। अनंत हेगड़े जो ये कह रहे थे कि 400 सीट हमको चाहिए, उनकी टिकट काट दी गई। क्या? लेकिन पढ़ा नहीं, न खड़गे जी ने, न जयराम रमेश ने, तो फिर नीचे तक बात कैसी आई जब उन्होंने नहीं पढ़ा। और मैं आज की बहस इस पर लेके नहीं आया कि अपने सिटिंग सांसद की टिकट कौन काट रहा है। बीजेपी ने 102 नहीं 103 सिटिंग सांसदों की टिकट काटी है, कोई दिक्कत नहीं। पार्टी को अधिकार है
सोमवार को रामलाल को, मंगलवार को मोतीलाल को, बुधवार को फिर रामलाल को, बृहस्पति को फिर मोतीलाल को। ये जो टिकट बांटी जा रही है आज की बहस उस पर है, इसलिए कृपा करके नैरेटिव को दाएं बाएं मत भगाओ, है ना। उस क्योंकि बड़ी थितरई में चुनाव सर पर है, जनता नाराज होगी तो जो कुछ वोट मिल रहा है वो भी कम होगा। आशीष जी, आजम खान भी कह रहे हम संविधान बचा रहे हैं, एक मुश्किल हो, और शिवपाल जी भी कह रहे हम संविधान बचाने आए हैं जेल। संविधान ना हो गया, ननकू की बकरी हो गई। आशीष जी, शिवपाल जी प्रयास करेंगे, प्रयास करना पार्टी का कर्तव्य बनता है कि अगर आजम खान साहब नाराज हैं किसी बात को लेकर तो उनको समझाने का प्रयास करना जरूरी भी है और आवश्यक भी है कि ऐसे मौके पर उनको किसी भी तरीके से समझाया जाए, मनाया जाए, क्योंकि नाराजगी होगी तो नुकसान होगा। तो नाराजगी पार्टी के पक्ष में नहीं है, इसलिए शिवपाल जी को जिम्मेदारी दी गई है क्योंकि बहुत वरिष्ठ नेता है पार्टी के और उनका आजम खान साहब से जो है पुराना ताल्लुक है। तो अगर वो समझाएंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आजम खान साहब जो है वो बात को मानेंगे, समझेंगे कि किन परिस्थितियों में ऐसा किया गया। आजम खान साहब समझते कहां हैं? उस हेडमास्टर में समझाते हैं, वो शिवपाल सिंह यादव से ये कहेंगे कि जाके बरखुरदार जाके ये बोलो हुजूर को कि आसिम राजा लड़ेगा चुनाव, और फिर हमको टेलीफोन करके बता देना अगर मान जाता, तब क्या करिएगा? आशीष जी, मैं उनकी अदायगी जानता हूं ना आजम खान की, मैं भी मानता हूं, माशाअल्लाह है। कादर खान फेल, उनके आगे कादर खान फेल भाई। कई बार वो बहुत ज्यादा जिद पकड़ लेते हैं, ये बात सही। विकास श्रीवास्तव जी क्या कहना चाह रहे थे आप भैया? देखिए, आपने कहा संविधान खतरे में नहीं है। 2018 में एक कानून था कि 3 साल पुरानी कंपनी होनी चाहिए और अपनी इनकम का 7.5% ही केवल आप चंदा दे सकते हैं। 2018 में कानून बदला मोदी सरकार ने, आज सामने दृश्य क्या आया, और ये मैं नहीं कर रहा, इसको सुप्रीम कोर्ट ने कानून पकड़ के हिसाब किताब किया, वो भी बहुत संघर्ष करके। सुप्रीम कोर्ट को आसानी से ये जवाब नहीं दिया। कब पता चल रहा है कि बीफ बनाने वाली कंपनी से लेकर के पाकिस्तान में जब पुलवामा का अटैक हुआ है उसकी राख नहीं ठंडी हुई, पाकिस्तानी कंपनी से भी चंदा लिया गया। और ऐसी 30 कंपनियां फेक कंपनियां हैं जिनका जन्म ही 2 साल के अंदर हुआ है, जिनकी इनकम ही नहीं है और करोड़ों रुपया, 20,000 करोड़ का घोटाला दिखाई पड़ रहा है। 6,000 करोड़ अकेले भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का चला गया। आपने आरटीआई कानून क्यों बदल दिया? पीएम केयर फंड का हिसाब किताब नहीं मिल रहा है। देश 140 करोड़ लोगों के दिल दिमाग में आर्थिक भ्रष्टाचार का इससे बड़ा उदाहरण नहीं है। पूरे वैश्विक स्तर पे भारत को शर्मिंदा किया जा रहा है कि भारत की सरकार आर्थिक भ्रष्टाचार कर रही है और हिसाब नहीं दे रही है। ये किसकी वजह से हुआ? क्योंकि इनको ताकत थी, इन्होंने संविधान बदल दिया, धारा 370 लगा करके एक राज्य को 3 टुकड़े में बांटा और आज पूरा लेह लद्दाख सड़कों पर है। मोदी जी चुनाव नहीं करा पा रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं कि आप रायबरेलिया में क्यों नहीं जा रहे हैं? मोदी जी ठीक है विकास जी, बात आ गई जी, बिल्कुल बिल्कुल आपको ठीक, और इसलिए संविधान खतरे में है, ठीक है, इसको बचाना है। ठीक है, कांग्रेस इंडिया गठबंधन जी बिल्कुल जिताएंगे तो तब जब उम्मीदवार खड़ा करोगे कि खड़गे जी को वोट दे देंगे टावक आदमी। गजब कर रहे हो आप, रुक जाओ, आगे बात बाबू, अरे रुक जाओ भाई, अब जाओ नहीं करो, ठीक है, आप रोक दीजिए। जब चुनाव में हम बेसिक मुद्दों से भटक जाते हैं तो हम एक आभासी मुद्दा ले लेते हैं, बोले संविधान खतरे में है। क्या इस देश के अंदर इतनी, जैसे शरीर के अंदर ताकत होती है ना रोग से लड़ने की, शरीर के अंदर एक इनबिल्ट ताकत होती है रोग से लड़ने की, भारत के अंदर वो ताकत है जिस भारत के सामान्य जन ने इंदिरा गांधी जैसी ताकतवर नेता को मजबूर कर दिया कि इमरजेंसी हटाइए, चुनाव कराइए, और उसके बाद उनको पराजित करके घर भेज दिया। उस भारत की जनता के हाथ में संविधान सुरक्षित नहीं तो किसके हाथ में सुरक्षित है? इंदिरा जी के समय में एक जज साहब थे, आशीष जी आप सुन लो, वो सोमवार को जज रहते थे, मंगल को कांग्रेस के राज्यसभा में मेंबर हो जाते थे, बुधवार को फिर सुप्रीम कोर्ट में जज हो जाते थे, और फिर शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी के नेता हो जाते थे, भगवान का नाम लेके। उनका डिटेल भेजो, दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों को बचाने के जो आप अभियान चला रहे हो उसमें डिटेल भेजो। ये कौन सी लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई थी? बोले तुम सोमवार को जज हो जाओगे, बोले हो, बोले आप मंगल को एमपी बन जाओ, बोले हो, बोले बुध को फिर जज बन जाओ, जाके 2-4 निर्णय है वो निपटा के फिर आ जाओ भाग के, बोले निपटाए निर्णय, बोले फिर राज्यसभा चले जाओ। मजाक नहीं, सच्चा किस्सा बता रहा हूं। तब लोकतंत्र पुष्पित पल्लवित हो रहा था मित्र। आपके दोहरे चरित्र के कारण संकट पैदा हुआ है राजनीति में। जनता विवेक शून्य नहीं है। हमारे पेट में रोटी है कि नहीं है ये हमको कोई दूसरी पार्टी बताएगी, और हम वोट डालने जाएंगे तो हम हमारे पेट की स्थिति हमारे वोट का निर्धारण करेगी कि आपके नारे से वोट पड़ेगा। नारा किसी का नहीं चलता, ना प्रशांत पटेल वालों का, ना श्रीवास्तव जी वालों का। जनता अपने विवेक से वोट करती है, ये देखकर वोट करती है कि उसके जीवन में किसने बेहतरी लाई और किसने उसके साथ छल किया। जो छल करता है वो जनता के कोप का भाजन होगा मित्र, इसमें तो नाराज होने की बात ही नहीं। लेकिन फिर भी मेरे जैसा सामान्य आदमी कहेगा संसदीय लोक जीवन में, लोकतंत्र में यह जरूरी है कि जिनको आप चुनाव लड़वाना चाहते हैं उनका चयन साफ सफाई से करें, आप ईमानदारी से करें, पारदर्शिता से करें। जब आप ऐसे खेलते हो ना आशीष जी, देखो हिला के ऐसे उम्मीदवार, तो और भी कई किस्म के शक जनता में जाते हैं। क्या कुछ लोग उड़ा देते हैं कि मिठाई का मामला चल रहा है, नहीं, आप रोक नहीं सकते ना उनको। जब आप दैनिक आधार पर टिकट बदल रहे हैं तो कुछ लोग तो कहेंगे कि मिठाई चल रही है। लोकतंत्र इससे दूषित होता है। अपने कार्यकर्ता को पहचानिए, जो अच्छा कार्यकर्ता हो उसको चुनिए और जनता के सामने भेजिए। ये राजतंत्र जैसी झांकी मत दिखाइए कि जो आ गया जिले इलाही के दरबार में उसको टिकट दे दी, फिर दूसरा आ गया बोला अच्छा उसको हटा के इसको दे दो। ये लाल किला में मुगल बादशाह का दरबार थोड़ी ना है, ये लोकतंत्र है महाराज। इसमें पारदर्शिता के साथ उम्मीदवारी तय होनी चाहिए, क्योंकि कल को यही सांसद बनेंगे, चाहे इधर के हो चाहे उधर के हो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।
तो दोस्तों वीडियो समाप्त हो चुका है, और यहाँ तक अगर आप लोगों ने वीडियो देख लिया तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल वाले आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। तो चलिए वीडियो की बात कर लेते हैं। और वीडियो में आप लोगों ने देखा किस तरह से अमिताभ अग्निहोत्री जी ने आज समाजवादी पार्टी प्रवक्ता और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को जो है अच्छे से जवाब दिया है। जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं वो विकास श्रीवास्तव करके, वो हमेशा जो है वही एक तर्क देते हैं, हमेशा जब भी डिबेट होती है यही बोलते हैं कि संविधान और देश को जो है इसमें खतरा है, संविधान और लोकतंत्र को खतरा है, और भारतीय जनता पार्टी संविधान और लोकतंत्र को खत्म करके दलितों और मुस्लिमों को प्रताड़ित कर रही है। इस पर अमिताभ अग्निहोत्री जी ने जो है इंदिरा गांधी के समय का जो जज वाला जो किस्सा बताया आप लोगों ने सुना होगा। तो दोस्तों आज की डिबेट आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस तरह के वीडियो आपको हमारे चैनल पे आगे भी देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।